हेलो क्लास, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूं कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज दोस्तों आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं गवर्नमेंट जॉब कॉमर्स का, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कॉमर्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। इन सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमर्स की ये जो सीरीज़ चल रही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इन्हें आप ध्यान से अगर देख लेंगे तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा और काफ़ी हद तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए काबिल बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियोस आपने पुराने नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में गवर्नमेंट जॉब कॉमर्स करके एक प्लेलिस्ट बनी है, कॉमर्स फॉर गवर्नमेंट जॉब। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको लाइन से जो वीडियोस दिखेंगे वो सभी वीडियोस आप देखने हैं आपको, अगर आप सच में कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की अपने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं पूरे वीडियो में आपसे नहीं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस शुरू में मैंने एक बार बोल दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इससे बेटर और बेस्ट तरीके से वीडियोस लाकर आप सभी लोगों को फ्री एजुकेशन दे सकूं। आइए दोस्तों, तो आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट। देखिए, फाइनल अकाउंट, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड समरीज ऑफ डिटेल्ड information about the financial position and performance of an enterprise। बेटा, ये फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को बताते हैं दोस्तों। सच अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज, ये अकाउंट कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें बैलेंस शीट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित टाइम पीरियड में, 1 ईयर का वो हो सकता है। उसके अंदर बिजनेस की बैलेंस शीट को बताते हैं और बैलेंस शीट ये बताती है कि बिजनेस में कितने रुपए की लायबिलिटीज़ है और कितने की एसेट्स हैं। फाइनेंशियल पोजीशन हम बिजनेस की बैलेंस शीट से ही पता करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। परफॉर्मेंस मीन्स सेल कितने की हुई है, परचेज कितने की हुई है, खर्चे कितने के हुए हैं, इनकम कितने की हुई है। इनसे हमें पता चलता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कितनी हुई है, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। ये सब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रिपेयर होता है। तो इस प्रकार फाइनल अकाउंट के अंदर 3 तरीके की स्टेटमेंट तैयार होती है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो आइए जानते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। देखिए, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स की डिटेल को दिखाता है कि कितने का माल खरीदा और कितने का बेचा, और ख़रीदने से रिलेटेड खर्चों को दिखाया जाता है और फिर सेल्स की अमाउंट से परचेज के सारे खर्चों को घटा दिया जाता है। फिर जो भी बैलेंस होता है वो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। अगर खर्चे का साइड ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, अगर इनकम का साइड ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। इनकम का साइड क्रेडिट साइड होता है और खर्चों का साइड डेबिट साइड होता है। डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड में होता है और क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड में होता है। कह रहे हैं कि आगे देखिए, इट इज़ प्रिपेयर टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। इसका उद्देश्य ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं, जैसे फॉर्मेट है सेम ऐसे ही बनाते हैं। बहुत ध्यान से इस फॉर्मेट को आप लोग को ऑब्जर्व करना है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि ये कहाँ पे दिखाया जाता है, तो आप बता सकें इसलिए इस टेबल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। दोस्तों, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न घटा देते हैं। अगर सैंपल वगैरह है, कुछ भी गुड्स कहीं से गया है किसी वजह से, वो सब परचेज में से घटा देते हैं। फिर एक्चुअल परचेज बाहर दिखाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी करेंगे वो सब यहाँ पे दिखाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जो किसी भी गुड्स को सेल की पोजीशन में लाने के लिए किए जाते हैं। मतलब जिस गुड्स में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा वो सेल की पोजीशन में नहीं आ पाएगी। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली अफेक्ट टू द गुड्स फॉर ब्रिंगिंग इट इन अ सेलेबल पोजीशन। टू वेजेस एंड सैलरी, टू ओनली वेजेस, फिर फ्रेट इन्वॉल्व,
कैरेज इन्वॉल्व, ये सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनकम, डायरेक्ट इनकम बिजनेस की केवल सेल होती है, सेल में से सेल्स रिटर्न को यानी रिटर्न इनवॉर्ड को घटा देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में दिखाते हैं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक अगर है तो क्रेडिट में दिखाते हैं। उसके बाद लॉस हो या प्रॉफिट हो, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और अगर डेबिट में होगा तो प्रॉफिट होगा बैलेंस लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट का कम होगा, इसलिए डेबिट का कम होगा तो डेबिट में जो बैलेंस बचेगा वही ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो उस बैलेंस को जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसे बेटा क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट विल शो, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या बताता है, तो आप बताएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस ग्रॉस लॉस बताता है। अब ये बैलेंस का क्या मतलब है, कोई आपसे पूछ ले कि क्रेडिट बैलेंस मीन्स, तो आप बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिट का टोटल ज़्यादा और डेबिट का कम, और डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट का टोटल ज़्यादा क्रेडिट का कम, जो भी बैलेंस होगा उसका टोटल ज़्यादा होगा। चलो आगे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इट इज़ प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट। बेटा इसका उद्देश्य नेट प्रॉफिट निकालना होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया, हमें जर्नली पता चल गया कि हमारे पास कितनी इनकम है। अब उसके बाद भी कुछ खर्चे हैं, उनको भी करने हैं, तो वो भी खर्चे जो कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी घटा देंगे, तो हमारे पास जो भी बचेगा वो सब हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएंगे, सारी इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में आएगी। देख लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस हुआ है तो ग्रॉस लॉस यहाँ ट्रांसफ़र होगा और लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस CD BD ओपनिंग बैलेंस, BD का मतलब ओपनिंग बैलेंस, और बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। उसके बाद खर्चों को डेबिट में, इनकम को क्रेडिट में, जैसे टू सैलरी वेजेस, टू रेंट टैक्स, टू रिसिप्ट एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, कैरिज आउटवर्ड, लाइटनिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये सारे खर्चे आपके डेबिट में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। इनकम इनडायरेक्ट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो बिजनेस की डायरेक्ट ऑपरेशन से इनकम ना हो वो इनडायरेक्ट इनकम है, और बिजनेस की डायरेक्ट ऑपरेशन से इनकम सेल होती है, गुड्स को सेल करके जो इनकम होती है, उसके अलावा कहीं से इनकम है वो सब इनडायरेक्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सब बेटा हो गई हमारी कौन सी, इनडायरेक्ट इनकम। अभी क्रेडिट के टोटल से डेबिट का टोटल फिर घटाएंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा तो नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा तो बाई में लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस। जहाँ कम है वहाँ पे बैलेंस लिखा जाएगा, और वो बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड का बैलेंस होता है। मान लीजिए डेबिट में कम है तो डेबिट में लिखेंगे जो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ये कौन सा बैलेंस है, ये बैलेंस है हमारा क्रेडिट बैलेंस। और अगर डेबिट में लिखेंगे, सॉरी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट का कुछ हिस्सा कहाँ बचा होगा, क्रेडिट में बचा होगा। चलो अब बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट दो फॉर्मेट से बनाई जाती है। बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितनी है बिजनेस में ये बताती है। और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट तो ये है जिसको लिक्विड फॉर्मेट कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी लिक्विड चीज़ें सबसे पहले और फिक्स चीज़ें बाद में दिखाते हैं, इसलिए फिक्स्ड एसेट्स को देखो सबसे लास्ट में दिखाया गया है, कैपिटल को सबसे लास्ट में दिखाया गया, जो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में रहेंगी वो सबसे लास्ट में दिखाई जाती हैं। इसे कहते हैं लिक्विड मेथड। लिक्विड चीज़ों को जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उन्हें सबसे पहले दिखाया जाता है, लेकिन ये फॉर्मेट ज़्यादा नहीं चलता है। ज़्यादातर हम लोग फिक्स फॉर्मेट अपनाते हैं। फिक्स फॉर्मेट में चीज़ें क्या होती हैं, इसका जस्ट रिवर्स होती हैं। फिक्स फॉर्मेट में चीज़ें इसका जस्ट रिवर्स होती हैं। रिवर्स मतलब कैसी, रिवर्स का मतलब है कि फिक्स चीज़ें ऊपर और लिक्विड चीज़ें नीचे दिखाते हैं, ठीक है। चलो एक और चैप्टर है, इसमें भी फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए साथ में पढ़ा रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड कंसर्न्स लाइक क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, सोसाइटीज,
फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के प्रमोशन वाले काम जितने भी हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। दीज अंडरटेकिंग्स डू नॉट कैरी ऑन ट्रेडिंग एंड, इसमें ट्रेडिंग नहीं होती, माल को बेचा खरीदा नहीं जाता है, इसमें सर्विस प्रोवाइड की, दस डू नॉट अर्न अ प्रॉफिट, इसलिए ये प्रॉफिट नहीं कमाते। कह रहे हैं कि इट्स फाइनल अकाउंट इंक्लूड, इसके फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आता है, और ये क्या है, इट इज़ एन एसेट्स अकाउंट, रियल अकाउंट विच शोज द क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ए कैश बुक, ऑल्दो along with the cash and bank balance in the beginning and at the ending of the accounting period। तो समझ गए, ये बिल्कुल कैशबुक की तरह बनाया जाता है दोस्तों। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस में बनता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनता है। कैसे बनता है, तो रिसिप्ट के साइड जहाँ जहाँ से पैसा कैश में मिला है वो सब रिसिप्ट में दिखाएंगे, जहाँ जहाँ पैसे की पेमेंट हुई है कैश में वो सब क्रेडिट में दिखाएंगे। यहाँ ध्यान से देख लो फॉर्मेट, ये बिल्कुल कैश बुक की तरह बनता है। अच्छा, इसी तरह एक और अकाउंट बनता है इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है, एक तरफ इनकम दूसरी तरफ एक्सपेंस। तो जहाँ पे एक्सपेंस है एक्सपेंस साइड दिखाएंगे, इनकम को क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और कुछ चीज़ें जोड़ेंगे और घटाएंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ देंगे, प्रीपेड एट द एंड घटा देंगे, प्रीपेड एट द बिगनिंग जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग घटा देंगे। इसके बाद बाकी सब ऐसे ही चल देगा, सारे खर्चों को डेबिट, सारी इनकम को क्रेडिट। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है वो एंट्रेंस फीस है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस लेते हैं, वही उनकी इनकम होती है। जनरल डोनेशन, कहीं से डोनेशन मिल रही है, लाइफ मेंबरशिप फीस मिल रही है, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह में लाइफ मेंबरशिप फीस डिसाइड होती है और वो जनता से हमको मिलती है, तो वो सब हमारी क्या है, वही सब हमारी इनकम कहलाएगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम कहलाएगी। और बैलेंस शीट, फाइनली इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज प्रिपेयर्ड ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न, शोइंग एसेट्स ऑन द राइट साइड एंड लायबिलिटीज ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे ट्रेडिंग में बनाते थे वैसे यहाँ पर भी बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इट कंटेन्स ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल फंड एज ऑन पर्टिकुलर डेट। कैपिटल फंड को भी ये ले लेती है, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करके बनाया जाता है बैलेंस शीट। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। रिटर्न इनवॉल्व अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम, रिटर्न इनवॉल्व को सेल्स रिटर्न कहते हैं, ये सेल से घटाया जाता है। वेजेस एंड सैलरी अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर सोन इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि खर्चा है। रेट इनवॉल्व अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, खर्चा है। सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑफ, बड़ा कर देते, सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। एक बार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट गूगल से देख लेना, अगर कहीं पर आपको दिख गया, किताब में भी हो तो अच्छे से देख लेना, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि कह रहा है सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का जो स्क्रैप है उसको आपने बेच दिया और जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था, तो इसे कहाँ दिखाएंगे, तो क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाएंगे। जो भी सेल होगी वो सब मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट में। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट। ड्राइंग क्या है, कैपिटल। ड्राइंग डिडक्ट करते हैं कैपिटल से। इनकम टैक्स पेड बाय मिस्टर ए अमाउंट 3000, इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से लेस करते हैं इनकम टैक्स को। इसके बाद कह रहा है एफ, कैपिटल 1 जनवरी 2002 को 45,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, ड्राइंग 14,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, और 31/12/2002 को कैपिटल कितनी है बताइए। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो फटाफट जोड़ते घटाते चले जाओ। 45,000 बेसिक कैपिटल थी, ड्राइंग कर लिया, 5,000 का घटा दो, बचा कितना 40,000। फिर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा 2,000, 42,000। ड्राइंग 14,000 के, तो 42 में 14 घटा दो, 28,000।
और उसमें 15,000 प्रॉफिट का जोड़ दो तो आएगा 43,000, 43। तो 43 इज द आंसर। नेक्स्ट, इस ट्रायल बैलेंस एज 31 दिसंबर 2022 कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 12% बैंक लोन 40,000 का। अच्छा, क्रेडिट में दिखा दो बेटा। इंटरेस्ट पेड 3800, ठीक है। डेबिट में दिखाओ, इंटरेस्ट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 12 चौक 48, 4800, क्योंकि 12% का लोन था। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्लांट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो एक ऐसे खर्चे जो किए गए और उसका बेनिफिट कंपनी केवल 1 साल तक ले सकती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट कंपनी 1 से अधिक सालों तक के लिए ले सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट कंपनी 2 या 5 से ऊपर के सालों के लिए ले सकती है, तो ऐसे खर्चों को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। 1,000 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑन मशीनरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा, क्योंकि रिपेयर ऑन मशीनरी कर रहे हैं खर्चे, तो फिर मशीन खराब हो सकती है साल में ही, इसलिए। ए बिल गिवन टू ए क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल ऑफ बिल्स पेएबल। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर amortized expenditure which result in acquisition of a permanent assets, capital expenditure। परमानेंट की बात आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किस गुडविल को लेने के लिए आपने अमाउंट पेड किया, तो गुडविल एक बार आपके हाथ में आ गई, उसके बाद तो जीवन भर रहेगी ना ये चीज़। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, इलेबिलिटी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोस ए बैलेंस ऑफ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। हाँ, कितना खर्च, इनकम ज़्यादा है खर्चों की अपेक्षा, और फिर या ऐसा भी हो सकता है कितने खर्चे ज़्यादा हैं इनकम की अपेक्षा, ये कंपेयर करती है। इसलिए तो 17 तक हमारा हो गया। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस शुड बी क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अलग अकाउंट में दिखाएंगे अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा डोनेशन, और उसे हम टैली में भी चढ़ाएंगे, या जहाँ भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वहाँ चढ़ाएंगे, और बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर ए क्लब हैज एन एसेट्स 19,000, लायबिलिटीज 5,000, 1,800, डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल निकालते समय रिवर्स चलते हैं, जो जोड़ी जाती चीज़ें वो घटाई जाएंगी, जो घटाई जाती चीज़ें वो जोड़ी जाएंगी, तब ओपनिंग पे आएंगे। क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ट्रेडिंग एक्टिविटी क्यों नहीं करता है। इफ इनकम 16,000, डेफिसिट डेबिटेड कैपिटल फंड 4300, एक्सपेंडिचर 20,300। दोनों खर्चे हो गए ना, एक लॉस एक खर्चा। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एक्सपेंडिचर इज shown on the side of the income and expenditure debit, represent the excess of over assets over liabilities, capital fund. Tournament expense should be deducted from tournament fund. Life membership fees received by a club, capital receipt, क्योंकि एक बार मिली है क्लब से, कैपिटल रिसिप्ट एंड shown as liability in the balance sheet। बिल्कुल सही। Entrance fees received to be capitalized
500 capital fund 40,100 capital fund 500 entrance fees what amount will be posted in the income and expenditure account। तो इनमें से कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे 500 रुपये कह रहा कैपिटलाइज हुआ है एंट्रेंस फीस का, तो कैपिटल बढ़नी चाहिए ना। तो और उसके बाद 40,100 ये 40,500 और 100 इनकम एक्सपेंडिचर में कोई नहीं जाएगा क्योंकि ये सब बैलेंस शीट में जाएंगे। इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,16,000 सेल्स 12,40,000 तो अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 1,24। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन ओपनिंग स्टॉक 1200 क्लोजिंग स्टॉक 750। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे इसको। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज सब दिए तो फिर वही फार्मूला लगेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें भी वही लगा देंगे। और इसमें भी व्हाट इज़ द परचेज अमाउंट व्हेन ओपनिंग, अभी आगे चलकर मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा, उस जो भी सोल्यूशन टफ होगा वो आप उससे देखकर भी कर सकते हैं, डोंट वरी। व्हाट इज़ द परचेज अमाउंट व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 3500 क्लोजिंग स्टॉक 1500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,000। तो 3500 प्लस 22,000 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग तो दिया ही होता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ तो क्लोजिंग स्टॉक 1500 रुपये जो है परचेज अमाउंट निकालना है ना, तो ओपनिंग स्टॉक दिखा दो 3500 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज छोड़ दो माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1500 लिख दो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दो 22,000। तो 22,000 में से घटा दो माइनस करो 3500 और प्लस करो 1500। 22,000 माइनस 3500 प्लस 1500 तो टोटल आएगा 20,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही मैंने अभी बताया। चलिए बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों अपने पास रखती है, ठीक है। The excess of credit side of the profit and loss account would indicate profit। क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा तो प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ और ग्रॉस लॉस इज सोन बाई ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल द अकाउंट्स पर्टेनिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग एंड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, कौन सा कॉन्सेप्ट, बिजनेस कह रहा है कि विच प्रिंसिपल हैज़ टू अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट। Those business expenses which affect directly the profit for the accounting period are called revenue expenditure। अकाउंटिंग पीरियड में जो बेनिफिट दे यानी एक साल के अंदर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी में दिखाया जाता है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बैलेंस शीट में जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। क्लियर नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप मान लो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस ही है। For an engineering concern, the expenditure on plant and machinery is revenue expenditure। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी बार बार बदलती रहती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है।
एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार इशू करोगे ना डिवेंचर को, कि हर रोज करोगे, हर साल करोगे। जर्नल रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैरेज ऑन मशीनरी परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार मशीन खरीदनी है। इसके बाद देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इफ ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट पेड एज एडवांस फॉर कमिंग ईयर, सच एक्सपेंडिचर, मतलब भविष्य में आने वाले जितने साल हैं उनके लिए एडवांस दे दिया आपने पैसा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कन्वर्सेशन इनटू कैश ऑफ एनी एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉकेज, कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट। Loss due to issue of share or debenture is an example of capital loss. The revenue loss is usually counted for the current year profit and loss. Opening stock is added to purchase or closing stock is added to sales. The businessman purchased goods for 2000 but at present its market value 2500, it will be valued. तो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम उसी में दिखाते क्लोजिंग स्टॉक को, तो 2000। वेजेस इज सोन ऑन द डेबिट साइड, इफ द एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड एज वेजेस एंड सैलरी इट विल गो ट्रेडिंग अकाउंट। इफ द एक्सपेंस रिकॉर्ड सैलरी एंड वेजेस की जाएगा प्रॉफिट एंड, जो पहले वर्ड आएगा वो उसी में जाएगा। तो वेजेस अगर पहले आ गया तो ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी अगर पहले आ गया तो ऑफिस में जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चों को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, ऑफिस से रिलेटेड खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। आउटसाइडर खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनसाइडर खर्चे सिर्फ आप दिखाएंगे कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। द बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट एट अ गिवन डेट शोइंग ऑन वन साइड the trader property and on the other hand positions and the liabilities. This distribution is given by a Palmer, ये जो परिभाषा ये पामर ने दी। ए बैलेंस शीट इज एन item issued list of the assets and liabilities proprietorship of a business of an individual at a certain date. The definition is given by Freeman। हाँ, क्योंकि फ्री उन्होंने बता दिया आराम से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेब्ट्स इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस पर्सनल अकाउंट। Outstanding wages shown in the balance sheet liability side. A company has a prepare his balance sheet according to the format as per the prescribed in the part first of Schedule 6 of the Company Act 1956. According to which section the balance sheet of a company shall give a true and fair view of the state of affair of the company. Section 211। सेक्शन 211 कहता है कि कंपनी को ट्रू एंड फेयर व्यू अपनी बैलेंस शीट का प्रेजेंट करना चाहिए, कुछ भी घपला घोटाला या डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 211 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ऐसा कहता है। इफ़ देयर इज एनी डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज़ शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम रिजर्व। अगर डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो फिर ये दिखाता है कि रिजर्व में कमी हो रही है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस विल बी, इन केस में क्या होगा, 3,84,000। नोट इसका भी दिखा देंगे आगे। डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ शेयर डिवेंचर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में जाता है, याद रखना। अगर शेयर और डिवेंचर पर डिस्काउंट दिया तो वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में जाएगा ही जाएगा। Which section makes provision for extension of the financial year of the holding company and subsidiary company? एक्सटेंशन कब बढ़ा सकते हैं? सेक्शन 213। तो 211 किस लिए था, याद आया?
सेक्शन 211 ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करने के लिए था। सेक्शन 213 होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की पोजीशन और जो एक्सटेंशन है वो बढ़ाने के लिए था। सेक्शन 218 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 प्रोवाइड फॉर पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर इशू सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसा पेनल्टी लगाती है 218 में। 3 copies of balance sheet and profit and loss account shall be filled with the registrar within 30 days after the annual general meeting. Which section deals with the preparation and presentation of final account of a joint stock company? 210 में joint stock company की बात की गई है। The full form of GAAP's generally accepted accounting principle। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपना ये वीडियो भी कंप्लीट कर लिया है। जो भी टेक्निकल पॉइंट से क्वेश्चन नंबर 8, 9, 19, 21, 28 और 29, 30, 31, 32, 33 ये दोस्तों क्वेश्चन जो हैं इनका सोल्यूशन आपके सामने है। अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका सोल्यूशन समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना ना भूलिए। अगर चैनल को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए लेसन के साथ, नई चीज़ों के साथ जो बोर्ड एग्ज़ाम में या वनडे एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे अतुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच अगेन।